हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फॉर्म एकेडमी। एग्ज़ाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में हम देखेंगे जीएस के सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी या रेलवे की या किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, इसके बाद बहुत से पार्ट आने वाले हैं, तो आपका जितना भी टोटल जीएस है इन्हीं सभी पार्टों में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यानी कि पार्ट 1। आज का पहला क्वेश्चन है कि गारो हिल्स कहाँ स्थित हैं। तो गारो हिल्स जो हैं ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है डी। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। आपको गारो हिल्स के अलावा दो हिल्स और आपको याद रखना है, कौन सी? जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स। ये तीनों जो हिल हैं ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तर होगा मेघालय राज्य में। ये तीनों जो पहाड़ियां हैं मेघालय राज्य में स्थित हैं। अब हम मेघालय से कुछ रिलेटेड जानकारी आपको दे देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, मेघालय जो एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इसकी राजधानी जो है वो शिलांग है। हाँ, एक बात और, मेघालय को एक कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, मेघालय का मतलब क्या है? तो मेघालय को संस्कृत में कहते हैं बादलों का घर। संस्कृत में मेघालय को कहते हैं होम ऑफ क्लाउड्स। और मेघालय की राजधानी है शिलांग। यहाँ की जो ऑफिशियल भाषा है वो है इंग्लिश। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान कौन है, या इंग्लिश में इसको ऐसे पूछा जाता है वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। तो उत्तर होगा चेरापूंजी। पहले जो था वो था चेरापूंजी, अब ये स्थान बदल गया है। अब इसके पास ही में कुछ 10 किलोमीटर दूसरा स्थान हो गया जिसका नाम है मासिन राम। तो जो मासिन राम है यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो मासिन राम है किस पहाड़ियों में स्थित है? तो चेरापूंजी और मासिन राम दोनों जो प्लेस हैं ये खासी हिल्स में स्थित हैं। इसके अलावा दो आपको नेशनल पार्क याद रखना है जो कि मेघालय में स्थित हैं। कौन कौन सा? बालपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। ये इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? तो यहाँ पे ग्रह दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि पृथ्वी आकार और दृष्टि के हिसाब से, बनावट के हिसाब से किसके समान है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने ग्रह हैं, कितने प्लेनेट हैं। पहले 9 ग्रह थे जिसमें से प्लूटो एक को भी प्लेनेट माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को प्लेनेट नहीं माना जाता है। तो जो टोटल अब ग्रह बचे वो बचे 8। और उन सभी ग्रहों को मैं यहाँ पे सूर्य से दूरी के हिसाब से लिख रखा हूँ। ये अगर आप चार्ट याद कर लेते हैं तो इससे बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए ये सूर्य है, तो इसके बाद ऐसे 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 8 ग्रह हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने दूरी के हिसाब से सभी ऊपर से नीचे को लिखा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपका सन है, तो सन के सबसे पास जो है वो है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। उसके बाद वीनस शुक्र, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूटेरस और आठवां नेपच्यून जिसको कहते हैं वरुण ग्रह। और पहले एक और ग्रह था एम ग्रह जिसको प्लूटो ग्रह बोलते हैं, अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है। तो जो टोटल ग्रह बचे वो बचे 8। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं सन है, और सन से दूरी के हिसाब से मैंने सभी लिखा। तो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो है मरकरी ग्रह यानी कि बुध ग्रह। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो उत्तर होगा वरुण ग्रह। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी ग्रह है वो किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी जो है ये शुक्र यानी कि वीनस और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन होगा? जो सूर्य के नज़दीक होगा यानी कि बुध, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे गर्म ग्रह है हमारे प्लेनेट में वो है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, तो इसलिए सबसे गर्म ग्रह जो है वो है वीनस, और इसी कारण इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो उत्तर होगा शुक्र। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या सांझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो उसको भी उत्तर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे जो प्लैनेट सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह। तो इस प्रकार से आपको इतने क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान ग्रह कौन है, तो उत्तर होगा शुक्र ग्रह यानी कि डी। क्योंकि मैं बता चुका हूँ जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन मानी जाती है। तो आपको 2-3 मिट्टियां आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं आपको। धान की खेती के लिए जो सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है वो होती है दोमट मिट्टी, और दोमट मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोमट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है भारत के, तो दोमट मिट्टी जो है भारत के उत्तर भारत के सभी राज्यों में पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लेटराइट मिट्टी है ये किस खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो जो लेटराइट मिट्टी है ये चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, और इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, जिसको बोलते हैं कॉटन, सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोमट मिट्टी सी। तो आपको 3 मिट्टियां मेनली याद रखना है। धान की खेती के लिए या कृषि की खेती के लिए जो सबसे उत्तम मिट्टी होती है वह दोमट मिट्टी, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी काली मिट्टी, और चाय की खेती के लिए जो सबसे उत्तम मिट्टी होती है वो है लेटराइट मिट्टी, जो कि पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो हिंदी भाषा है हमारी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हमारा जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में और 343 आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी भाषा है किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो उत्तर होगा 343 आर्टिकल के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो हिंदी दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को, और ये है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और जो विश्व हिंदी दिवस होता है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अलग अलग हैं, ध्यान रखना। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो 10 जनवरी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन है, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन है। तो उत्तर होगा कोई नहीं। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जो हिंदी भाषा है वो भारत की कामकाज की भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, देवनागरी। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे पाली की बात हुई तो हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बुद्ध जी के ग्रंथ मिलते हैं या उपदेश मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा किस भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो जो बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, वो सबसे ज़्यादा पाली भाषा में दिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो जनगणना 2011 के हिसाब से हम आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे पहले हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगला, उसके बाद सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है बंगला के बाद तमिल,
सॉरी, सबसे पहले हिंदी, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद मराठी, उसके बाद तमिल। ये 3 भाषाएं जो हैं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाएगी वहीं विश्व में बोली जाएगी। तो उत्तर होगा बांग्ला। बांग्ला भारत में दूसरे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना कि मलयालम जो भाषा है ये केरल की ऑफिशियल भाषा है। और कन्नड़ जो है ये कर्नाटक की ऑफिशियल भाषा है। कोंकण जो है ये गोवा की ऑफिशियल भाषा है। नागालैंड की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ और आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो उत्तर होगा मैंडेरिन भाषा। मैंडेरिन भाषा को चाइनीज भाषा भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंडेरिन, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। ये 4 क्रम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो मैं अभी भी बताया हूँ, गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो है कोंकणी। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। तो ये आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एक कोंकणी। हाँ, अब यहाँ पे गोवा की बात हुई है तो गोवा से रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट जानने हैं। पहला फैक्ट, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। किसकी वजह से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा जो राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वो है सिक्किम राज्य। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गोवा राज्य है ये भारत में मिलने से पहले यहाँ पे किसकी कॉलोनी थी। तो गोवा जो थी ये पुर्तगालीज की कॉलोनी थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। गोवा जो थी ये पुर्तगालियों की कॉलोनी थी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुडुचेरी किसकी कॉलोनी थी। तो पुडुचेरी थी फ्रांस की कॉलोनी, गोवा थी पुर्तगालियों की कॉलोनी। गोवा जो राज्य है इसकी राजधानी पणजी है। और पणजी जो शहर है ये मूथा नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। पणजी जो शहर है ये मूथा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे 2-3 आपको नेशनल पार्क याद रखने, जैसे सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है ये है गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा मोलेम वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा था आराम हराम है। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो ये दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भगत सिंह का जो नारा है वो है इंकलाब जिंदाबाद। और एक और याद रखना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली चलो जय हिंद ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा जो है ये किसका मकबरा है? तो ये औरंगजेब की बीबी का मकबरा है। और ये भी याद रखना कि जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे अजंता और एलोरा की गुफाएं भी स्थित हैं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रपुरम जो है ये पड़ता है केरल में, जो कि केरल की राजधानी है। और एक यहाँ पे क्या होता है, ये इसरो का एक पार्ट है। यहाँ पे रॉकेट और जो स्पेस व्हीकल होती उनकी डिजाइन की जाती हैं। और बेंगलुरु में है हमारा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। और 2 संस्थाएं और आपको याद रखना है कौन कौन सी। एक संस्था है जो पूछा जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर।
तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये पड़ता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और ट्राम्बे में पड़ता है भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं बार्क। और श्रीहरिकोटा में जो है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है? तो गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। और गंगा नदी पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी में भी मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किस नदी के साथ मिलती है? तो ये मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। और गंगा नदी का कुछ पार्ट जो है ये बांग्लादेश में भी बहता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है तो उसका नाम है मेघना नदी। हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलके एक डेल्टा बनाती हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा जो है किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो उत्तर होगा गंगा नदी द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है ये किन देशों में है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश में है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। गंगा जो नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर हैं भारत के वो हैं जैसे हरिद्वार उत्तराखंड में, प्रयाग वाराणसी कानपुर उत्तर प्रदेश में, पटना हाजीपुर भागलपुर बिहार में, मुर्शिदाबाद कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये सभी इम्पॉर्टेंट शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी यमुना नदी के साथ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिलती है, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो जो मुद्राक्षस है ये विशाख दत्त की रचना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है, रट लेना है कि मुद्राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास को क्या कहा जाता है या भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा कालिदास। कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत। इसके अलावा बाणभट्ट की 2 रचनाएं आपको याद रखना, जैसे हर्षचरित्र और कादंबरी। हर्षचरित्र और कादंबरी जो रचनाएं हैं ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। अगर ये डाटा पता है तभी आप बता पाएंगे। तो पृथ्वी टोटल जो पृथ्वी है इसका जो कृषि योग्य भूमि है वो है 20%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? तो 71% जो है वो जल है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? तो पूरी दुनिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो है 26%, जबकि इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से पूरी दुनिया का 33% जो है जो भाग है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। भारत में जो फॉरेस्ट कवर है वो है करीब करीब 23%, जबकि होना कितना चाहिए? 33%, यानी कि 11% क्या है? डेफिसिट है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है?
तो सदाकत आश्रम जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, ये पटना बिहार में पड़ता है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अब हम कुछ अन्य चीज़ें बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू से जो संबंधित प्लेस है वो है आनंद भवन इलाहाबाद। इसके अलावा महात्मा गांधी से जो संबंधित प्लेस है वो है साबरमती आश्रम गुजरात। और इसके अलावा राजघाट दिल्ली, राजघाट दिल्ली पे यहाँ महात्मा गांधी का रेस्टिंग प्लेस है, यानी कि यहाँ पे इनको दफनाया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शांति निकेतन जो स्थान है वो किससे संबंधित है। तो शांति निकेतन जो स्थान है वो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको कहते हैं आरबीआई, ये हमारा बना था 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है किस कमीशन के कहने पे बना था। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे बना था 1 अप्रैल 1935 को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है जिसको कहते हैं वित्तीय वर्ष, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्यों 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक क्यों नहीं होता हमारा फाइनेंशियल ईयर। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बना था 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 साल का पूरा होता है 31 मार्च को। इसीलिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और कब तक जाता है 31 मार्च तक। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में। जब बना था भारतीय रिजर्व बैंक तो उसका मुख्यालय था कोलकाता, लेकिन 1937 से इसका जो मुख्यालय था वो शिफ्ट हो गया मुंबई में। और अब तक यानी कि अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इसीलिए मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वित्तीय शहर जो कहा जाता है भारत का वो कहा जाता है मुंबई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का काम क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का काम है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करना और उसको सुपरविजन करना। इसके अलावा नोट को छापना और उसको इशू करना, यानी कि इशूइंग ऑफ प्रिंटिंग एंड करेंसी। इसके अलावा जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, यानी कि सरकार का बैंक है, और ये बैंकों का भी बैंक है। और पेमेंट सेटलमेंट, जितना भी पेमेंट का सेटलमेंट होता है वो भी रिजर्व बैंक का काम है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक का ये भी काम है जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेज करना। फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट जो है ये भी भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ, जो कि एक विदेशी यानी कि अंग्रेज थे। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। पहले भारतीय गवर्नर जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो थे सी डी देशमुख जी जो थे ये पहले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर थे। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। और मैं 2-3 बैंकों की यहाँ पे और बात कर लेता हूँ। एक बैंक आपको याद रखना है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और 2-3 आपको प्राइवेट बैंक याद रखना, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस। ये तीनों बैंक जो हैं ये एचडीएफसी भारत का सबसे बड़ा, आईसीआईसी दूसरा और एक्सिस तीसरा सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। और इन तीनों बैंकों का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी यानी कि लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और मध्य प्रदेश में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है खजुराहो का मंदिर।
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो का मंदिर जो है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर जो है इसको किस शासकों ने बनवाया था। तो खजुराहो का जो मंदिर है इसको बनवाया था चंदेल शासकों ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। खजुराहो का जो मंदिर है इसको बनवाया था चंदेल शासकों ने। और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। जो खजुराहो का मंदिर है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश राज्य है इसकी राजधानी भोपाल है। और यहाँ से 2-3 आपको नेशनल पार्क याद रखना। कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। ये इतने नेशनल पार्क आपको याद रखना। हाँ, एक यह बात आ गया, वन विहार जो नेशनल पार्क है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और एक इससे मिलता जुलता नाम है पशु विहार। तो पशु विहार जो नेशनल पार्क है ये पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। और सलीम अली बर्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद इस वीडियो के बहुत से सीरीज आने वाले हैं, करीब करीब आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग 5000 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया कि मैंने यहाँ जो क्वेश्चन कवर किया है वो 15 कवर किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। और इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊंगा और यहाँ पे रिटन में लाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या बार बार पूछे जाते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक बात और, अगर अभी अब तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसको प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। एक आपके लिए सजेशन ये है कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ से चाहिए और कैसा वीडियो चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा या जिस चीज़ से आप रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।